हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने भारतीय संविधान में दिए गए 6 मौलिक अधिकारों में से 2 मौलिक अधिकारों को पढ़ा। पहला था समता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। और आज हम तीसरा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और हमारे पहले के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर स्वतंत्रता मिल जाए, समता मिल जाए, फिर भी शोषण होता रहे तो फिर स्वतंत्रता और समता भी अर्थविहीन ही होगी। तो देखते शोषण है क्या। शक्ति प्रयोग के द्वारा या फिर हालात का फायदा उठाते हुए जब किसी से इच्छा के विरुद्ध और उसकी क्षमता से अधिक काम लिया जाता है और उसके अनुरूप पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है तो उसे शोषण कहते हैं, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी के हालात का फायदा उठाया जाए और उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराया जाए या फिर उसकी क्षमता से अधिक काम कराया जाए और काम करा कर के भी उसको उसके अकॉर्डिंग वेतन न दिया जाए तो उसे ये शोषण कहते हैं। चूंकि शोषण स्वार्थ से किसी का या किसी समूह का लाभ उठाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार हो सकता है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कार्ल मार्क्स के शोषण के विषय में क्या विचार थे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समाज में 2 तरह के वर्ग होते हैं। पहला वर्ग जो होता है वो शोषित वर्ग होता है और दूसरा वर्ग शोषक वर्ग होता है। शोषक वर्ग के पास उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर स्वामित्व होता है, जबकि शोषित संपत्ति विहीन एवं लाचार होते हैं। ऐसे में शोषक वर्ग कभी नहीं चाहता कि शोषित वर्ग उसके समकक्ष आ जाए। यानी कि दोस्तों, शोषक वर्ग वो होता है जो शोषण करता है। और शोषण कौन कर सकता है? जिसके पास धन, दौलत, संपत्ति या फिर सत्ता है तो वो शोषण कर सकता है। और वही शोषित वर्ग कौन होता है? शोषित वर्ग लाचार, निचले तबके के लोग होते हैं, जिनके पास धन नहीं होता है, खाने के लिए नहीं होता है, उन्हीं का अक्सर शोषण होता है। तो ये लोग होते हैं शोषित वर्ग के। अब चलिए देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार और उसके अनुच्छेद जो हैं, इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है और अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब हम इन दोनों अनुच्छेदों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 23 को, मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का निषेध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है और इसका उद्देश्य व्यक्तियों को शोषण से बचाना और सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करता है। इसका मतलब है कि पुरुष, महिला तथा बच्चों की वस्तु के समान क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है, उनसे जबरन श्रम नहीं कराया जा सकता है। इस आर्टिकल में उन्हें शोषण से बचाना और सम्मान के साथ जीने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है और यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 में जो है 2 टर्म दिए गए हैं। पहला है मानव दुर्व्यापार और दूसरा है बालाश्रम का निषेध। तो पहला जो टर्म है मानव दुर्व्यापार, इसको पहले देखते हैं। मानव दुर्व्यापार, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये इंसानों का वस्तु की तरह क्रय विक्रय यानी खरीद बिक्री तथा महिलाओं से जबरन वेश्यावृत्ति करने को मजबूर करना, दास प्रथा और इसी तरह के अन्य काम जिससे इंसानों का शोषण होता हो, इससे संबंधित है। इस तरह की चीजों को रोकने के लिए 1956 में अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम बनाया गया था। अब हम दूसरे टर्म को देख लेते हैं। दूसरा टर्म है बालाश्रम का निषेध। बालाश्रम का अभिप्राय है कि
किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। हालांकि यह अनुच्छेद बलात्श्रम के अन्य प्रकारों जैसे कि बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। इसको रोकने के लिए और मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को 100% हासिल करने के उद्देश्य से कई कानून बनाए गए हैं, जैसे कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ऐसे ही कुछ कानून और अधिनियम बनाए गए हैं। राज्य चाहे तो आपसे सैन्य काम और इसी तरह के अन्य काम करवा सकता है, वो भी बिना पैसे के, इसलिए इसे अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि राज्य जो है बिना पैसे दिए हुए आपसे वर्क करा सकता है, वो भी किन स्थितियों में? यदि आपातकाल लग गया हो या फिर युद्ध हो रहा हो, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, ऐसे बेसिस पे राज्य आपको बिना पैसे दिए हुए वर्क करा सकता है। ये अपवाद है इस अनुच्छेद में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 24 को। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। कारखानों या इसी तरह के किसी भी अन्य जगह में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से ऐसा कोई काम नहीं करवाया जा सकता जो कि उस बच्चे के लिए उपयुक्त ना हो। मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, घरों, होटल्स आदि में काम कराना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इस दिशा में 1986 का बाल श्रम अधिनियम काफी महत्वपूर्ण कानून है, जिसे कि 2016 में फिर से संशोधित कर इसे बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया। इस अधिनियम में साफ साफ कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी संकट में कामों में नहीं लगाया जा सकता। संकट में कामों का मतलब है कि ऐसे काम जिससे बच्चों को हानि पहुंच सकती है। इसके अलावा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। इसके लिए बाकायदे दंड की व्यवस्था भी की गई है, जो कि 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद या 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। 2005 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों की स्थापना की गई थी, ताकि बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचार किया जा सके। यानी कि 2005 में भी एक अधिनियम बनाया गया था जिसमें बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के उल्लंघन पर विचार कर सके। तो ये था हमारा वीडियो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार पर। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।